नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगले सप्ताह से बजट सत्र शुरू है। उससे पहले यदि मौजूदा पक्ष विपक्ष के राजनीतिक मूड को जांचे तो लगेगा कि संसद में टकराव होगा न कि काम। सत्ता पक्ष और विपक्ष में परस्पर खुन्नस ऐसी बनी है जिसे सरकार मान नहीं रही, लेकिन विपक्ष उसे बताने में हिचक नहीं रहा। कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मायावती आदि तमाम नेताओं के हाल के बयानों पर गौर करें तो मोदी सरकार को सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष ने विरोध, हल्ला बोल, आक्रमण के ढेरों मुद्दे जमा किए हुए। मुद्दों के अलावा निज खुन्नस से केमिस्ट्री इतनी बिगड़ रही है कि टकराव होना ही है। निज खुन्नस की एक वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी नेताओं से निज संवाद नहीं होना है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बिहार चुनाव से पहले ही काफी संवादहीनता थी। अब संवादहीनता निज खुन्नस में बदली लगती है। पहले उम्मीद थी कि क्षेत्रीय पार्टियों और छत्रप सरकार से मैनेज रहेंगे। जयललिता या ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह यादव से मोदी सरकार का रिश्ता संसद में सरकारी काम का बेड़ा पार लगवा देगा। मगर क्योंकि विधानसभा चुनाव है, इसलिए जयललिता व ममता बनर्जी सरकार को बजट सत्र में सहयोग दे, यह आसान नहीं है। चुनाव के वक्त यूं भी मुस्लिम दलित वोट की राजनीति बढ़ चढ़कर हावी होती है। पक्ष विपक्ष के रिश्तों में आज नंबर 1 मुद्दा यह है कि राजनीतिक टकराव में क्या नेताओं की निज केमिस्ट्री ज्यादा निर्णायक हो गई है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसी पहल इस बार हो रही है, वैसी पहल शायद कभी नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री भी ऐसी बैठक करेंगे। स्पीकर सुमित्रा महाजन अलग से सर्वदलीय बैठक बुलाएंगी और इस बार राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी जो सर्वदलीय बैठक बुला रही हैं, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद पक्ष विपक्ष में भरोसा नहीं है और संसद सत्र सुचारू रूप से नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक में कांग्रेस के आनंद शर्मा और सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने दो टूक अंदाज में कहा कि सड़क पर जो हंगामे हो रहे हैं उसकी घंटियां लोकतंत्र के मंदिर में भी बजेंगी। कांग्रेस और लेफ्ट ने साफ कर दिया है कि वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की घटना को संसद में उठाएंगे। वे प्रधानमंत्री से इस पर जवाब मांगेंगे और इस बहाने सरकार को दलित और अल्पसंख्यक विरोधी ठहराएंगे। दूसरी ओर सरकार की तैयारी भी विपक्ष के सहयोग के बगैर कुछ कामकाज निकालने की है। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है उसके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका कुछ विधेयकों को धन विधेयक के तौर पर पेश करने का है ताकि उसे राज्यसभा में न ले जाना पड़े, और दूसरा तरीका कार्यकारी आदेश का है। सरकार कुछ योजनाओं को कार्यकारी आदेश के तहत लागू करेगी। सो बजट सत्र का माहौल भी पिछले साल के मॉनसून और शीतकालीन सत्र की तरह ही होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की दुविधा बढ़ा दी है। भाजपा के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों में से मुजफ्फरनगर और देवबंद की सीट पर पूरी तरह से ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवबंद सीट पर ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा तीसरे नंबर पर रही। मुजफ्फरनगर में भी जीत का अंतर महज 7,000 वोट का रहा। उत्तर प्रदेश के इस नतीजे से भाजपा नेतृत्व की दुविधा बढ़ गई है। देवबंद में सपा के दूसरे नंबर पर रहने और बीकापुर सीट पर उसकी जीत से भाजपा को लग रहा है कि वोटर जातीय आधार पर बटा हुआ है। ऐसे में किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना पार्टी के लिए नुकसान वाला भी हो सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि सीएम का दावेदार घोषित करने या बिना दावेदार घोषित किए लड़ने की दुविधा है। भाजपा अगर दावेदार घोषित करके लड़ने का फैसला करती है तो ऐसा दावेदार उतारना होगा जिसके नाम पर सभी जातियों का वोट मिले। माना जा रहा है कि यादव, दलित और मुस्लिम की पोजीशनिंग हो चुकी है, यानी आधे से कुछ ज्यादा वोट पहले से तय हैं। ऐसे में किसी एक जाति या एक जाति समूह को साथ लेने का जोखिम नहीं ले सकती है, लेकिन अगर दावेदार घोषित नहीं करती है तो बिहार की तरह कंफ्यूजन में नुकसान होने का खतरा भी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने की जोरदार तैयारी हो रही है। सीपीएम और कांग्रेस का तालमेल इसका एक पहलू है। दोनों पार्टियां अपने तमाम मतभेद भुलाकर साथ आने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक में इस बारे में फैसला नहीं हुआ, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल होगा। ये औपचारिक भी हो सकता है या अनौपचारिक रूप से दोनों सीटों पर अंदर खाने तालमेल कर सकते हैं। तभी ममता बनर्जी चाहती हैं कि जल्दी चुनाव हो। पार्टी की चुनाव कमान संभालने के लिए वापस लौटे मुकुल राय को लग रहा है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ने से मुकाबला कांटे का बनेगा, इसलिए वे उन्हें ज्यादा समय नहीं देना चाहते। तभी उन्होंने चुनाव आयोग से अप्रैल में चुनाव निपटाने की अपील की है। वे चाहते हैं कि इसी महीने चुनाव की घोषणा हो जाए। पार्टी के तौर पर तृणमूल को घेरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर निजी तौर पर ममता बनर्जी को भी घेरने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक गांगुली को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जस्टिस गांगुली भोवानीपुर सीट पर ममता के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ें। वे अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस और लेफ्ट अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। उन्हें लग रहा है कि इससे ममता अपने चुनाव क्षेत्र में घिरेंगी और ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगी। पर दूसरी ओर ममता की पार्टी 200 सीटें जीतने के भरोसे में है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अदालत ने 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज हुई संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने कन्हैया को 2 मार्च तक जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले अदालत ने कन्हैया को 3 दिन और फिर 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जहाँ पुलिस ने उनसे 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में हुए प्रदर्शन के बारे में पूछताछ की थी। इस प्रदर्शन में भारत के विरोध में और अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हुई थी। आज की सुनवाई से पहले भी अदालत में मारपीट हुई और वकीलों के एक समूह ने कन्हैया के ऊपर हमला किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत परिसर को पूरी तरह से खाली कराया गया और तब मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने दावा किया है कि पुलिस के पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने इन खबरों को खारिज किया कि दिल्ली पुलिस ने देश विरोधी नारेबाजी के मामले में कन्हैया को क्लीन चिट दी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों के एक समूह ने हमला किया। करीब 200 वकीलों के एक समूह ने कन्हैया को पुलिस के हाथों से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी पिटाई की। जेएनयू में कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया की 2 दिन पहले हुई पेशी के दौरान भी वकीलों के एक समूह ने जेएनयू के छात्रों, शिक्षकों और पत्रकारों से मारपीट की थी। उस घटना को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वकीलों ने कन्हैया को पीट कर घायल कर दिया। वकील उसे फांसी देने और गोली मार देने के नारे लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद 6 वरिष्ठ वकीलों को घटना स्थल पर जाकर वहां से रिपोर्ट देने को कहा। अदालत ने वकीलों के इस रवैये पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वकीलों का स्तर इतना गिर गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश की है। कैबिनेट की इस सिफारिश को राष्ट्रपति मंजूर कर लेते हैं तो अरुणाचल में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। कैबिनेट ने राज्यपाल जेपी राजखोवा की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति शासन हटाए जाने और राज्य में नई सरकार के गठन की संभावना को देखते हुए कल कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठाया था और अदालत से अपील की थी कि वो राज्यपाल को नई सरकार को शपथ दिलाने से रोके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उनके साथ कांग्रेस के 20, भाजपा के 11 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। 60 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की घटना के बहाने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। इसके साथ ही पार्टी संसद में विपक्ष का जवाब देने के लिए मुंबई हमले के दोषी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही को भी मुद्दा बनाएगी। पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जेएनयू मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा और इस मामले पर भाजपा के रक्षात्मक होने का कोई कारण नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मामले पर उसे आम लोगों का समर्थन हासिल है। पार्टी गुरुवार से 3 दिन का जन स्वाभिमान अभियान शुरू कर रही है, जिसमें लोगों को जेएनयू में चल रही देश विरोधी गतिविधियों के बारे में और उस पर हुई कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में कल हुए प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने राज्य से रिपोर्ट मांगी है। खबर है कि कल जाधवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक समूह ने जेएनयू की तर्ज पर प्रदर्शन किया और अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी की। इसी तरह के प्रदर्शन के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वो छात्रों के प्रदर्शन, उनकी दूसरी गतिविधियों और प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट भेजे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
एनसीपी के नेता शरद पवार के बारामती क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। शरद पवार के जन्मदिन पर दिल्ली में समारोह हुआ तो भाजपा के आला नेता मौजूद थे। उस नाते क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं जो पवार ने कहा है कि 40 साल के जीवन में सत्ता के दुरुपयोग वाली ऐसी सरकार नहीं देखी जैसी अभी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला हफ्ता तो बजट से जुड़े कामकाज में निकलेगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण, रेल बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और उसके बाद 29 फरवरी को बजट पेश होगा। उसके बाद का हफ्ता असली कामकाज वाला होगा और तभी पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल की भी परीक्षा होगी। अभी जो हालात दिख रहे हैं उनसे साफ हो गया है कि पक्ष और विपक्ष के बीच कामकाजी संबंध नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, उनके संसदीय कार्य मंत्री भी कोशिश में है और स्पीकर व सभापति भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक नतीजे निकलने की संभावना नहीं दिख रही है। पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार को सोनिया व राहुल गांधी के साथ संबंध सुधार करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि 5 राज्यों के चुनाव के बीच क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच संबंध सुधार संभव है? जिस दिन मनमोहन सिंह ने संबंध सुधार की बात कही उसके कुछ ही दिन बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। जेएनयू विवाद के बहाने अमित शाह ने राहुल की देशभक्ति पर सवाल उठाए। जाहिर है ऐसी स्थिति में संबंध सुधार का काम नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस टकराव की आक्रामक राजनीति के जरिए राहुल गांधी की ब्रांडिंग कर रही है तो भाजपा की ओर से भी उसका वैसा ही जवाब दिया जाना है। कांग्रेस की रणनीति भाजपा और सरकार के सामने राहुल की ऐसी पोजीशनिंग करने की है जिससे वे अपने आप नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर चमके। संसद के पिछले 2 सत्रों में कांग्रेस ने ऐसी ही राजनीति की है, सो इस बार भी वह इसी रास्ते पर चलेगी। लेकिन असली मुश्किल ये है कि जिन प्रादेशिक छत्रपों के साथ नरेंद्र मोदी ने सद्भाव बनाने की कोशिश की थी उनके साथ भी अब संबंध बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है इससे शरद पवार नाराज हुए हैं। छगन भुजबल, अजीत पवार, सुनील तटकरे आदि नेताओं की मुश्किल से नाराज पवार ने कहा कि उन्होंने आज तक का सत्ता का ऐसा दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा जैसा अभी हो रहा है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद पवार अपने आप कांग्रेस के करीब हुए हैं। दूसरी ओर चुनावी मजबूरी में ममता बनर्जी के साथ दूरी बढ़ी है। चुनाव खत्म होने तक दोनों के बीच सुलह नहीं हो सकती है, इसलिए संसद के बजट सत्र में तृणमूल का रुख आक्रामक रहने वाला है। उसकी रणनीति कांग्रेस के साथ मिलकर बनेगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इसलिए सपा और बसपा भी ज्यादा करीबी नहीं दिखाना चाहेंगे। जयललिता से अगर भाजपा का तालमेल नहीं होता है तो उनके सांसद भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि वहाँ भी 2 महीने में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से निजी तौर पर संबंध सुधार की ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने एक बार सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और जीएसटी बिल पर उनका समर्थन मांगा था, लेकिन जब सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आगे पहल नहीं की। जब नेता की निजी केमिस्ट्री नहीं बनी है और पार्टी के स्तर पर टकराव है तो फिर पक्ष और विपक्ष के बीच तालमेल या कामकाजी संबंध बनने की उम्मीद बेमानी है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजनीतिक टकराव पर चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्तों में कई तरह की कड़ुआहट है। उसके चलते संसद के बजट सत्र को लेकर आशंका है। सरकार के कामकाज का एजेंडा पटरी से नीचे उतरा रहे तो आश्चर्य नहीं होगा। बुनियादी सवाल है कि पक्ष विपक्ष की कटुता के नए कारक क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला। प्रभु जी, बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके नेताओं के जिस तरह के बयान आए हैं, जिस तरह की सुर्खियां चल रही है, उससे क्या लगता है आपको कि कुछ राजनीतिक सद्भाव से कुछ काम हो सकेगा? मेरे को लगता है सत्र भी जो है कि चुनाव इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, उन सबको चुनाव के अंदर जाना है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। हर पार्टी ये कोशिश करे कि उसका एजेंडा हाईलाइट हो। तो इसमें मेरे को लगता है इतनी कन्फ्रंटेशन होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। उसके बेसिस पर बजट तो शायद पास हो जाए, क्योंकि बजट तो कराना जरूरी है। ऑपोजिशन कभी बजट को रोकती नहीं है। चाहे बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी उन्होंने भी बजट बिना डिस्कशन के पास करा दिया। सरकार के मैंने ये सुना था कि सरकार चाहती थी कि 1 महीने का एक ही बार सेशन हो, उसके बाद आप चले जाइए, फिर बाद में डिस्कस कर विंटर सेशन या मानसून सेशन जल्दी बुला लिया जाए। परंतु इश्यू ऐसे गर्म हो रही, जैसे प्रधानमंत्री ने आसाम में जाकर कह दिया। अब गांधी परिवार के ऊपर सीधा अगर अटैक करेंगे कि कांग्रेस पार्टी चाहती है
गांधी परिवार नहीं चाहता पदक देना, इससे तो कभी भी गांधी परिवार के साथ तो कांग्रेस पार्टी अलग हो ही नहीं सकती, कि वो तो उनका दिल है, उनका खून है, बिना गांधी परिवार को कांग्रेस को चला नहीं सकते। तो अगर आप गांधी परिवार पे अटैक करेंगे तो सारी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो जाएगी और उनको बचाने की कोशिश करेगी, उसी बेसिस पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं, आपने कहा कि नहीं इशू जैसे आ गए, पर इशू से ज्यादा ये निज रिलेशन की केमिस्ट्री न होना और उसकी ज्यादा बड़ा संकट नहीं है? वही संकट है कि इश्यूज के ऊपर डिबेट कम हो रही है, पर्सनैलिटीज पे अटैक किया हाँ, नहीं और अटैक भी, लेकिन पर्सनैलिटीज के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश भी नहीं है। क्योंकि हुआ क्या है कि नरेंद्र भाई और अपने अमित शाह जो लोग हैं वो गुजरात से आए दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीति में उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इनके साथ उनका डायरेक्ट कभी संबंध रहा नहीं। क्योंकि जब दिल्ली में नहीं रहे तो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या सीताराम येचुरी हो, या मुलायम सिंह यादव हो, इनसे इनका डायरेक्ट कभी संबंध रहा नहीं। चीफ मिनिस्टर रहे, मिलते थे, जब जनरल सेक्रेटरी तब कभी मिलते होंगे। तो उसमें अभी लगता है कि मोदी शाह जो कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिशन के लीडर्स की केमिस्ट्री को भी समझ नहीं पाए। उनको लगता है कि कन्फ्रंटेशन से चलेगा काम। दिल्ली में सरकार कन्फ्रंटेशन से नहीं चल सकती कभी भी, क्योंकि वो 44 लोगों ने अगर आपके इतने बिल नहीं पास होने दिए, तो मेरे को लगता है कि आप नीतियों पे झगड़ा करिए। दोनों तरफ से हो क्या रहा है कि वो भी मोदी के ऊपर अटैक करते हैं। मेरे को लगता है अब जैसे राहुल ने शुरू कर दिया कि मोदी जी बहाने ढूंढते फिरते हैं, काम करिए। तो ये मोदी और गांधी परिवार के बीच में झगड़ा होगा, उसके अंदर बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो अगर इनके साथ देना भी चाहती हैं जीएसटी के ऊपर, जैसे काफी पार्टियां उनके साथ हैं, परंतु चुनाव से पहले कोई भी विरोधी पार्टी बीजेपी के साथ वोट देने में दिखाई नहीं देगी। वो मोदी के लिए ये समस्या ये है कि सारी की सारी नॉन बीजेपी ऑपोजिशन जो है चुनाव की वजह से उनके जो आइटम्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो भी पास नहीं होने देंगे। नहीं, पर आपके अनुसार क्या ये पिछले लगातार, क्योंकि जो जितने सत्र हुए हैं उस सब में एक तरह से गतिरोध बनी रहा। नहीं, चुनाव के अलावा ये कि भाई सरकार में ये क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है कि संसदीय प्रबंधन का जो मामला है उसको अलग ढंग से हैंडल किया जाए। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को बुलाकर बात भी की, तमाम की, उस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? उसके बाद इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने पहले कहा ना, कम्युनिकेशन उनका गैप इतना है। सोनिया गांधी चाहेगी कि प्रधानमंत्री के लेवल पर बात हो। प्रधानमंत्री ने अपने लोगों नेता जो हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा के अंदर, राजनाथ जी डिप्टी लीडर तो मोदी जी हैं लोकसभा के, तो जब तक ये दोनों ना तो राजनाथ सिंह की बात करते हैं ना उनके बाद जाकर कोई सीनियर पार्टी का नेता, उनके और सोनिया गांधी परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है, राजनीतिक डायलॉग नहीं है। वो जेटली साहब को लगाते हैं, जेटली साहब का क्योंकि दिल्ली परिवार के उनके साथ संबंध रहे या नहीं रहे, तो जेटली साहब अपने हिसाब से काम सॉफ्ट हैं थोड़े, वो अपना काम से करते। तो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, वेंकैया नायडू उनका हालांकि पुराने पार्लियामेंटेरियन है, 18 साल से पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो भी एक तरह से कोई राजनीतिक ऑपोजिशन के साथ कैसे हैंडल करना है, बिचौलिए नहीं है। नहीं, पर वो हैंडल करने के साथ में पिछली सरकारों के अनुभव से, भले वाजपेयी सरकार हो, ये हो कि ले देकर कुछ आपसी सद्भाव कि भाई हम एक दूसरे के मामले नहीं चढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे, वो जो था तौर तरीका वो अब नहीं है। उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जब तक अपोजिशन को आप एग्जिट रूट नहीं देंगे कैसे मानेंगे? अपनी टर्म्स के ऊपर अगर आप राजनीति करना चाहते तो करिए, जब आपके पास राज्यसभा में मेजोरिटी हो। इस बार क्या होगा, मार्च अप्रैल तक इनके 5-7 आदमी बढ़ जाएंगे और ज्यादा नहीं होगा। जब तक चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद यूपी का सबसे बड़ा चुनाव है, तब भी ऑपोजिशन कठिन रहेगी, कांग्रेस और मिलकर के करेंगे जो भी करना है। तो मेरे को लगता है जब तक चुनाव चलते चले जा रहे हैं तो मोदी जी को, एनडीए को, अमित शाह को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कई चीजों के ऊपर, तभी जाके पार्लियामेंट चलेगी। बुनियादी तौर पर कोई नया तरीका, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। वो निकाल लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव निकाल लेंगे। मोदी जी इस मामले में एक्सपर्ट हैं कि अब केवल आप जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसके लिए पार्लियामेंट की सैंक्शन नहीं चाहिए, वो काम मत करिए। इतनी सारी नीतियां आप बना सकते हैं, पॉलिसी ले सकते हैं जिसके अंदर कोई नहीं, पर जैसे अब जीएसटी का इतना बड़ा मामला बना दिया है, अब उसमें तो कुछ नहीं, वो तो किसी तरह इनको पास कराना पड़ेगा, क्योंकि उस पर इतनी प्रतिष्ठा बना दी, इतना हल्ला कर दिया कि उसमें उसको पास कराए बिना तो चारा नहीं है। मामला हमारे और आपके बीच में स्टूडियो वालों के लिए है। अभी तो आरबीआई गवर्नर ने भी कह दिया कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो है जो झगड़ा हो रहा है टैक्स के लिए, और जिम्मेवार हैं, आप छोटे सेक्टर जॉब नहीं बढ़ा सकते। तो ये है कि अगर आप जीएसटी ऐसी हवाबाजी करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, सिर्फ ऐसा लगता है कि जीएसटी नहीं हुआ अभी तक, क्या हो गया? अगर हो जाएगा क्या, करप्शन थोड़ी कम हो जाएगी, ये ठीक है, जीएसटी हो जाएगा, 1 लाख होगा। परंतु कांग्रेस को ये लगता है कि जीएसटी से किसी
अब गुजरात ने पहले ऑब्जेक्शन किया था ना, अभी भी किया हो उनका ऑब्जेक्शन, परंतु जीएसटी या लैंड बिल इससे जो है ऑपोजिशन कभी आपको साथ नहीं देगा और कोई राजनीतिक फर्क नहीं पड़ता। बिहार हार गए, उसके बाद आप जितनी बार मर्जी करते रहिए कि कांग्रेस हमारे को नहीं करने देती, असम में भी कहेंगे। वहां के लोगों को क्या मतलब जीएसटी से? उनका मतलब है कि पानी मिलता है, वहां पर सड़कें बनी हुई हैं, बीमारियां कम है, मतलब ये कि मतलब अगर आपको आपके संबंध और रिश्ता नहीं बना सकते, अपोजिशन को नहीं पटा सकते, तो दूसरे तरीके उस पे ऊपर वैकल्पिक सोचना पड़ेगा, फैसले करना पड़ेगा, उनको चलाना पड़ेगा। तो अगर गांधी परिवार को साथ लेके नहीं चलना, गांधी परिवार या कोई विपक्ष को भी, मतलब गांधी परिवार इसलिए कि बार बार गांधियों के उनके ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है कि गांधी परिवार नहीं चाहता, एक व्यक्ति के कारण से ला नहीं पा रहे। अगर उनसे कन्फ्रंटेशन आपको करना है तो आप अगले 3 साल के लिए पार्लियामेंट को भूल जाइए। जितनी पावर आपके पास वैसे है बिना पार्लियामेंट के, उससे भी अच्छा देश चल सकता है। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।